नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ या आपका बीपीएससी, एमपीएससी प्रत्येक लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जीएस के लिए जो मैंने आपको एक प्लानिंग बताई है, जो मैंने अपने वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से आरओ, एआरओ की तैयारी की जाए। ठीक है? तो मैंने आपके लिए किताब और आपको मैं बताया था घटना चक्र। दोस्तों, किताब पढ़ पाइए ना पढ़ पाइए, लेकिन घटना चक्र आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, तो विश्वास कीजिए आप लोग किसी भी परीक्षा को के एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? तो इसी क्रम में दोस्तों देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जो जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग देखिए, ये जो 6 सेक्शन आप देख रहे हैं, भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और सामान्य विज्ञान, ये हम लोग 5 टॉपिक घटना चक्र का पूरा कवर करेंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आप क्या पढ़ेंगे, देखिए, आप ये देखिए। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश राज के अंतर्गत, संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, प्रमुख समितियाँ, संविधान के सोर्स कहाँ से लिए गए हैं, प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, उद्देशिका, शासन प्रणाली। ठीक है? इस तरीके से दोस्तों हम लोग पूरा जो है, ये आप देख रहे होंगे, चैप्टर वाइज पूरा जो है कंप्लीट करेंगे। शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ, राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है? ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या सबसे अच्छी बात ये है कि चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो आपको जो है कोई भी चीज़ छूटता नहीं है। और आप किताब पढ़ पाइए या ना पढ़ पाइए, लेकिन आपका सारे जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, और जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, वो आपके पूरे कवर आते हैं। ठीक है? देखिए, संसद, समितियाँ, संसदीय अधिनियम, न्यायालय, राज्यपाल, तो इस प्रकार से हम लोग आपात उपबंध वित्त आयोग, तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों ये पूरा जो है करने का प्रयास करेंगे। और आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे टोटल जो है लगभग 400 के आसपास। हाँ, देखिए, आप 400 के आसपास जो है 400 के आसपास आपकी पेन है इसमें। तो इसको जो है लोग पूरा जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो डेली दोस्तों हम लोग लगभग 20 या 30 पेज डेली करेंगे कवर, जिससे 10-12 लेक्चर में यह आपका राजव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। तो मुश्किल से आपका 10 से 12 दिन आपका राजव्यवस्था के लगेगा। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान में कम से कम 20 दिन लगेगा, 20 दिन के आसपास इतिहास में। तो कुल मिला के हम लोगों का जो 120 दिन का टारगेट है, 120 दिन का जो टारगेट है आपका आर एरो का, जो कि अक्टूबर में आपका जो है वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है? और फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम कराएगा आयोग। तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय है, 4 महीने मतलब 120 दिन होता है। तो 120 क्या, हम लोग लगभग जो है 100 दिन के अंदर पूरा इसको जो है कवर कर लेंगे। ठीक है? तो यही मेरी प्लानिंग है। बाकी जो मैंने आपको किताबें बताई हैं, ठीक है, वो आप पढ़ते रहिए। ठीक है? चूँकि दोस्तों देखिए, अपने से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी होती है दोस्तों। बाकी हम लोग तो आपको स्टडी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, बाकी आप लोगों को ही सब कुछ करना है। ठीक है दोस्तों? तो शुरू करते हैं दोस्तों आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो संवैधानिक विकास है वो किस तरीके से हुआ, तो यहाँ एक चार्ट देख रहे होंगे आप। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन कैसे हुआ और ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत किस तरीके से अधिनियम पारित हुए, ये पूरा आपका कुछ जो है डिटेल दिया गया है। तो डिटेल एक बार पढ़ लेंगे, और यही डिटेल आपका दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से, देखिए आप प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्नों के माध्यम से दोबारा रिपीट होगा। तो आपका पढ़ाई के साथ साथ आपका एक रिवीजन भी हो रहेगा। ठीक है? तो देखिए, शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा गया या किस एक्ट के अंतर्गत कहा गया, तो आपका 1773। ठीक है? एवं इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है। ठीक है? और जिनका कार्यकाल कितना था, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था। ठीक है? तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कब हुआ, 1773 के अंतर्गत। और इसी एक्ट के अनुसार जो है वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, आपके वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है? और फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और मार्वेल ये काउंसिल के क्या हुए, सदस्य, जो आपके 4 सदस्य। ठीक है? इस प्रकार से जो है आपका 1773 के अंतर्गत कार्य हुआ। और इसी के अंतर्गत सोचिए कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है? तो कभी पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस किस एक्ट के अंतर्गत हुई, तो 1773। ठीक है? जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके एलिजा एमपी थे। ठीक है? एलिजा एमपी थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से व्यापार उपहार लेने में प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है? तो प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर उसके बाद ये आपका था दोस्तों 1773। ठीक है? 1773 के अंतर्गत इतने सारे कार्य हुए। ठीक है?
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों टर्म्स है इसमें, आगे बढ़िए। पिट्स इंडिया एक्ट आया आपका 1784। देखिए इससे पहले एक और आया था आपका 1781, इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कुछ संशोधन के अंतर्गत ये आया था। उसके बाद आता है आपका 1784 जो है महत्वपूर्ण, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो पृथक की बात अगर आए तो आपका कब किया गया, 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके अंतर्गत, ठीक है। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, ठीक है। परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो देखिए इसमें किसका किसका गठन किया गया, तो अगर पूछा जाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया, तो आपका 1784 के अंतर्गत, ठीक है। और ये किसके लिए, ये आपका राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, ठीक है। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद को निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दे दिया गया है। देखिए दोस्तों 1786 का जो अधिनियम आया, इसके अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को जो है प्रधान सेनापति कुल मिला के गवर्नर जनरल को जो है मजबूत किया जाने लगा, ठीक है। तो 1786 के अंतर्गत, ठीक है। और आगे देखिए, और ये दोनों अधिकार, ठीक है, किसको मिले आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको जो है ये अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट आता है और उसके अंतर्गत जो है कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष के लिए जो है उनको उनके कंपनी के अधिकारों को बढ़ा जाता है, ठीक है। उसके ये किस में हुआ आपका 1793 में, ठीक है। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया दोस्तों, और इसमें पहली बार क्या किया गया, जहाँ दोस्तों पहली बार शब्द आए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपयोग उपबंध किया गया, ठीक है। तो शिक्षा पर भी जो है अब काम किया जाने लगा, किसमें, 1813 में, ठीक है। ये प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको विशेष ध्यान दे रहा हूँ। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि देखा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन चीन और चाय के व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा, ठीक है। 1833 के अंतर्गत बंगाल की गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो अभी तक क्या था, अभी तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 के अंतर्गत जो है बंगाल की गवर्नर जनरल को आपका भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समय समय पर जो है एक्ट के माध्यम से भारत की गवर्नर जो जनरल है उनका जो है पद का एक अलग से नाम देख रहे होंगे। और इस चार्टर एक्ट किसके, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संशोधन हुआ था, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों लागू नहीं किया गया था, लागू हुआ था लेकिन कागजी पर ही, कागज पर केवल, बाकी आप देख रहे होंगे भेदभाव हमेशा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, आप देख रहे होंगे कि 1786 के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को परिषद की जो परिषद का जो निर्णय था उसको रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा मिला था, और 1833 तक आते आते केंद्रीकरण काफ़ी ज़्यादा हो गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो भारत का पहला अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए भारत का, तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और अंतिम आपका बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, अंतिम, ठीक है। तो जो अंतिम होंगे दोस्तों वही पहले होंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो आपका जो 1833 के अंतर्गत कंपनी को जो है व्यापारिक कार्य से समाप्त कर देगा, ठीक है। अब व्यापारिक कंपनी होगी अभी, अब ये केवल राजनीतिक कार्य करेगी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य थे, ठीक है। तो कानूनी सदस्य चौथा शामिल किया गया, और इसमें कौन थे, मैकाले। तो मैकाले को जो है कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ठीक है, 1833 में, ठीक है। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर देगा, ठीक है। इस प्रकार जो है गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से इसी एक्ट में जो है नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। तो 1833 जो है काफ़ी प्रमुख है, आप इसके बाद देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट, और इसमें क्या किया गया, इसमें विधायी शक्तियों को कार्यपालिकी शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई, और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की, देखिए विधान परिषद की जो है जो आपका संसद है प्रकार से उसकी स्थापना की गई, और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया, ठीक है। तो 1853 में जो है, अभी तक सिविल सेवकों का जो है वो लंदन से ही चुन के आ जाते थे, लेकिन अब भर्ती के लिए जो है इन्होंने एक प्रतियोगिता का आरंभ किया, वो किसके अंतर्गत, 1853। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट थे इसके अंतर्गत। अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। देखिए इन प्रश्नों को आप एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा जो है सिलेबस तैयार हो जाएगा।
देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? तो आपको पता होगा 1773 के अंतर्गत 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा एमपी इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप वही चीज़ बार बार रिपीट होगी तो आपको जो है आसानी होगी, चीज़ें रिवाइज होंगी, आपको याद होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में क्या सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अंतर्गत हुआ, बिल्कुल सही है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के लेमेस्टर आज के न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके एलिजा एमपी थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज शिक्षा की नींव पड़ी? तो अंग्रेज शिक्षा की जो नींव आपकी 1813 में, आपको पता होगा 1 लाख का फंड की व्यवस्था हुआ, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसी फंड को किस तरीके से खर्च करा है उसके लिए बनी थी। अब प्राच्यविद और आंग्लविद का विवाद भी रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि देखिए 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया। ठीक है, तो ये आपका कौन थे? लॉर्ड मैकाले के तहत। ठीक है, और भारत में जो आंग्ल के समर्थक थे वो थे ट्रेवलियन, और जो आपके एस टी प्रिंसेप थे आपके ओरिएंटल, मतलब कि आपके देसी भाषा के समर्थक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न का उत्तर है, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आया, और जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था उसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। जो आपका 1830 का चार्टर एक्ट आया, इसके द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। और उसके बाद जो है जो चार्टर अधिनियम 1833 आया था उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्त की गई थी, जिसमें आपके मैकाले को जो है पहला सदस्य बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1830 किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो यह आपका 1813। ठीक है, 1813 के अंतर्गत आपका जो है क्या किया गया था, देख रहे होंगे कि चीन के साथ व्यापार को छोड़कर चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के अंतर्गत जो है समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो 1813 में जो है दो चीज़ बनी रही। आगे देखिए, चार्टर एक्ट 1830 के संबंध में क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में किए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सिद्ध कर दिया, बात बिल्कुल सही है। और भारत का राष्ट्र अब ब्रिटिश संसद के नेतृत्व में आ गया, ये चीज़ गलत थी अभी थी। ठीक है, अभी तक जो है राष्ट्र नेतृत्व नहीं आया था। ठीक है, आगे देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह आपका जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसके अंतर्गत जो आपका धारा संख्या 87 था, इसमें कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देश प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश, अनुक्रम और इनमें से किसी कारण जो है कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासन के अधिनियम जो के अंतर्गत जो पारित हुआ था नियम। ठीक है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, अब ब्रिटिश ताज क्राउन ने ले लिया। अब जो है आगे शुरू होता है, इससे जो मुख्य पॉइंट है वो देखिए, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858, जैसा कि आप जानते होंगे 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा भारतीयों को गुस्सा उबाल खा रहा था, इसलिए जो है रानी ने, जो वहाँ के ब्रिटिश क्राउन था, उसने जो है कंपनी से सब कुछ लेकर अपने हाथ में लिया। ठीक है, तो अब कुल मिला के ये क्राउन के अंतर्गत शासन किस प्रकार से हुआ वो बताया गया है। तो गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाना कब? 1858 के अंतर्गत। ठीक है, अभी तक क्या था? भारत गवर्नर जनरल, अब भारत का वायसराय। ठीक है, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को क्या किया गया? भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक राज्य के सचिव का पद का सृजन किया गया। ठीक है, किसका? भारत के राज्य सचिव का। ठीक है, और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये कुल मिला के कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। आगे देखिए, आगे आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, और इसमें मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा 1833 1853 के आसपास केंद्रीकरण काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अब धीमे धीमे जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। तो 1861 में क्या हुआ कि जो शक्तियाँ बंगाल को मिल रही थी, अब जो है वो कुल मिला के बम्बई और मद्रास को पुनः उनकी शक्ति दे दी गई। ठीक है, और इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने को अधिकृत किया। तो दोस्तों जो आपातकाल की बात करते हैं वो 1861 के अंतर्गत ही जो है वायसराय को क्या आपातकाल जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, तो जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, तो 1892 के अंतर्गत जो है अब जो है भारतीयों को वार्षिक जो बजट पेश होता था उस पर बहस करने का अधिकार था। अभी तक इस पर अधिकार नहीं था। ठीक है, और लेकिन लेकिन उनको जो है प्रश्न पूछने का, परंतु प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, आप बहस तो कर सकते थे लेकिन उस पर मतदान और प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो इतना जो है कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे और धीमे धीमे अधिकारों में बढ़ती हो रही थी। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। तो आपका जो आपका ये 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके अंतर्गत जो है निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ कि वायसराय की जो कि कार्यकारी परिषद थी, जिसमें 15 सदस्य थे, उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायक शक्तियों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये जो आपका 1909 का मार्लियामेंट्री सुधार था, इसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम 1919 को जो कि मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आता है, इसके अंतर्गत जो है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की अपनाई गई। ठीक है, तो पहली बार जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो कब शुरू की गई? आपकी आपकी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए, जो कि 1909 में शुरू की गई थी, अब जो है सिखों को, भारतीयों, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिला के जो चुनाव में जैसे मान लीजिए आपके अंग्रेज खड़े हैं तो अंग्रेज ही देंगे, सिख खड़े हैं तो सिख वोट ही देंगे। इस प्रकार से जो है ये सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का जो है विस्तार हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इस अधिनियम में की तरह पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, तो केंद्र में जो है आपकी द्विसदनीय व्यवस्था की गई। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत? आपका 1919 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी और इस अधिनियम के तहत कुल मिला के दोस्तों जैसे संसद कार्य कर रही है इस प्रकार से। और इस अधिनियम के तहत दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, केंद्र में नहीं है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अगर लगाई गई है तो वो किसके आधार पे? वो आपका 1919। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ठीक है, 1919 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, जो कि आपके साइमन कमीशन आया था दोस्तों, साइमन कमीशन इसी के अंतर्गत आया था। उसके बाद दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और इसके अंतर्गत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना होती है और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो कि 1919 में चालू किया था। अब जो है केंद्रों में, ठीक है, तो केंद्र की अगर बात रहेगी दोस्तों तो 1935 और प्रांत का पूछा जाएगा तो आपको 1919। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? आपका 1935 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपकी 1773 के अंतर्गत 1774 की गई थी, लेकिन अगर संघीय न्यायालय की बात की जाए तो आपकी ये 1937 में, जो कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों बर्मा, जो कि आजकल म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सब दोस्तों पूछा जाता है किसके अंतर्गत हुआ, तो ये सब आपका 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया और इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों, मतलब जो कि आपके भारत और पाकिस्तान में थे, उनमें गवर्नर जनरल का पद सृजित किया और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाह उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। कुल मिला के आपका ये क्रम था। अब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों का संविधान निर्माण हुआ। और आप अब इसमें जो है जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो इससे क्या होता है, वो टॉपिक हमने पढ़ा और टॉपिक के प्रश्न देखे, इससे हमने हमारा बाबा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, तो बहस करने की शक्ति आपको किससे?
मैंने बताया था आपको 1892 में आप बहस तो कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये आपको पता होगा, जो मार्ले मिंटो सर आपका आया था 1909, इसके अंतर्गत आपका जो है सांप्रदायिक जो है विभाजन शुरू किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की बात करें तो आपका 1935 होना चाहिए उत्तर, ठीक है। और लेकिन इसमें है नहीं कहीं, चूंकि मैं बताया था आपको कि 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि 1935 के अंतर्गत, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष? तो किस वर्ष अगर पूछा रहा है तो 1937, और किस अधिनियम के अंतर्गत पूछा है तो आपको 1935, ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न किस तरीके से पूछा रहा है, आपका उत्तर उस प्रकार से आएगा, ठीक है। केंद्र में देखिए, केंद्र में जो शासन, तो मैंने आपको बताया केंद्र की अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे 1935, और अगर यहीं प्रांत कहा जाएगा तो प्रांत आपका 1919, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ लिखा भी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, ठीक है। और नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत केंद्र में, आपको पता ही है 1935, ठीक है। आगे बढ़िए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो 1919 की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, बात बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए देखिए, प्रांतों की बात कर रहा है ना, प्रांतों में शासन, तो आपका सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, बिल्कुल सही है। और नहीं, मुसलमानों के दोस्तों आपका ये 1909 में आया था, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। 1909 में आपका मुसलमानों के लिए, और 1919 में बढ़ाया गया था, ठीक है। तो मुसलमानों की बात होगी तो आपका ये गलत हो जाएगा। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधान शक्ति का हस्तांतरण ये किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो किसने आपका ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत आपको प्रांतों में जो है द्वैध शासन शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई कब? तो ये आपका जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है, तो भारतीय विधान पालिका, ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई, और ऊपर सदन राज्य परिषद। तो इस प्रकार से है, या आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा, बस आप वही चीज़ देखिए जो बता रहा हूँ आपको। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो केंद्र में आपका जो 1919 का एक्ट था वो द्विसदनी। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगर अगर प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है, अगर बात करता है द्वैध की, देखिए द्वैध में और द्विसदनी में अंतर है। अगर द्वैध पूछा जाए प्रांत में तो आपका 1919 है, और द्विसदनी पूछा जाए तो आपका जो है केंद्र में 1919 है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिए, द्वैध शासन और द्विसदनी विधायिका में अंतर है। द्विसदनी की पूछा रहा है केंद्र में तो आपका 1919, और प्रांतों में अगर द्वैध शासन पूछा रहा है तो आपका 1919, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से ये ऑप्शन दिया गया है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। क्या ये बात सही है? और दूसरी बात कही है कि 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है, पहला चीज़ ये आपका नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो मताधिकार को 21 वर्ष से अधिक आयु के लिए ये संस्तुति नहीं की गई थी। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ये किया गया था। देखिए यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके अंतर्गत 1919 के दौरान महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था, ठीक है। सभी महिलाओं के लिए नहीं था, ठीक है। अगर सभी महिलाओं की बात करता है तो आपका नहीं था, ठीक है। अगर हाँ सीमित की बात करता है तो महिलाओं को अधिकार दिया गया था, ठीक है। और इस प्रकार दूसरा चीज क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे 1935 में। देखिए 1909 में क्या था आपका, 1909 में आपका मुसलमानों के लिए, ठीक है। और 1919 में आपका क्या हुआ था, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, ठीक है। और जो 1935 था इसमें महिलाओं के लिए, दलित वर्गों के लिए, श्रमिकों के लिए, ठीक है। इस प्रकार से क्रम में आगे बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, कथन कौन सा सही है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी, हाँ बिल्कुल बात सही है।
परीक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है, लेकिन हुई नहीं थी दोस्तों, ठीक है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ये देखिए, ये भी बात भी जो है आपकी सही बात है, ठीक है, दोनों बात सही है। देखिए लिखा है, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई और 1855 में इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में आयोजित की गई। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में नहीं होती थी, ठीक है। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत और 1922 से जो है ये परीक्षा, देखिए ये आपकी जो है परीक्षा भारत में है, तो भारत में आपका जो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1922 से जो है आपकी परीक्षा भारत में हो लगी, ठीक है। आपका जो 1853 था उसके अंतर्गत शुरू तो हुई, लेकिन आपके कहाँ, लंदन में, ठीक है। और ये आपकी पहले जो है इलाहाबाद में, बाद में जो है नई दिल्ली में होने लगी, ठीक है। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों है। आगे देखिए, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। तो आप देखिए, ये पूछा है केंद्रीय विधानसभा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका जो है होगा, देखिए यहाँ देखिए आप, वर्ष 1926 और 1950 का केंद्रीय विधानसभा जो चुनाव था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुआ था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होगा 1950 के लिए, आप ये कहें कि 1935 से हुआ है, नहीं, 1919 के अंतर्गत ही आपके 1926 का चुनाव और 1950 का चुनाव, ठीक है, ये दोनों हुए थे। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो ये आपका 1950, ठीक है। 1919 के अंतर्गत लास्ट जो निर्वाचन था वो आपका 1950 में हुआ था। बाद में चूंकि फिर जो है 1947 में भारत आज़ाद हो गया, तो इस प्रकार से जो है उनका खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो ये आपको वैसे मिला तो है ब्रिटिश भारत के गवर्नर 1861 की भारत पाशा अधिनियम के अंतर्गत है। तो आपको जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को, देखिए अगर भारतीय संविधान में पूछा जाए तो भारतीय संविधान जो है ये 1935 से 43 से प्रभावित है, ठीक है। तो अगर अंग्रेजी कानून के अंतर्गत पूछा है तो आपका 1861 है। और अगर पूछा है कि राष्ट्रपति को, चूंकि भारत में राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति को शक्ति कहाँ से मिली है, तो आपका 1935 की धारा के 42 और 43 के अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हो सकता है, प्रश्न क्या पूछा रहा है और उसका ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो संवैधानिक जो निरंकुशता था वो आपका 1935 का जो भारत का अधिनियम था इसके अंतर्गत किया गया, ठीक है। और यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था और इसी अधिनियम के में भारत की संघ की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन, ये सब आपका 1935। तो कुल मिला के 1935 से जो है हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा, ये आपका जानते हैं 1935, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं से क्या नहीं था। तो क्या नहीं था, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल ठीक है। यह अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को नहीं, बिल्कुल गलत, प्रांत को नहीं दिया गया था। यह प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा का संकेत था, ठीक है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों ये आपका जो बी ऑप्शन है, अवशिष्ट जो विषय हैं ये आपके केंद्र को ही दिए गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, यही नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया कब। तो दोस्तों आपको पता होगा, देखिए केंद्र पूछ रहा है तो एजाज बात है 1935, ठीक है। अब प्रांत पूछेगा तो 1919, ठीक है। विशेष दोस्तों आप लोग शब्दों का बिल्कुल चयन कीजिएगा, शब्द क्या है उत्तर क्या होगा, ये बहुत ही कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ और आप आराम से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें स्थापित किया था। तो आपको पता होगा भारत सरकार जो अधिनियम 1935 था उसी के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए, आगे यही उत्तर है। आगे देखिए, ये सब वही रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया और महत्वपूर्ण रहा और स्थायी अवलिखित नहीं है, ठीक है। तो आपका जो देश के लिए जो लिखित संविधान था दोस्तों, तो ये आपका 1935 के अंतर्गत जो है नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था दोस्तों, ठीक है। और भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो भारत के लिए संविधान बनाने का बाद किसने किया गया सबसे पहले, वो आकर क्या क्रिप्स में, ठीक है। तो पूछा जाए कभी तो आपका क्रिप्स कहेंगे, ठीक है। और अन्य 3 विकल्पों जो है, ठीक है, कुल मिला के यही उत्तर है इसका। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख सोर्स है, ठीक है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
आप देख रहे होंगे भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है बहुत कुछ 1935 के बाद शासन अधिनियम पर आया था। और इसके जो मुख्य उपबंध देखिए आप, संघात्मक सरकार की स्थापना हमारे में है, केंद्र में द्वैध शासन आज भी है, प्रांतों में द्वैध शासन ये भी आज भी है, ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल लिया गया है, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्याय की स्थापना। तो ये सब आपका जो है इसी के अंतर्गत, ठीक है। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भाषा अलग हुआ? तो आपको पता होगा 1935 के अंतर्गत, ठीक है। 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में जो है आपका बर्मा अलग हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पर, संविधान सभा एवं संविधान की प्रक्रिया किस प्रकार से निर्माण की गई। तो हम इसकी हम बात करेंगे। इसके लिए कुछ मुख्य पॉइंट हैं, उसको आप देखिए पहले। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, अगर पूछा है दोस्तों सर्वप्रथम मांग कब की गई, तो 1934 में किसने? रांची में स्वराज पार्टी ने की थी, ठीक है। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई? 1934 में। कहाँ? रांची में स्वराज पार्टी ने की थी, ठीक है। और 1934 में, ठीक है, 1934 में ही भारत में संविधान सभा के जो गठन का विचार किसके मन में आया था? सर्वप्रथम एम.एन. राय के अंतर्गत, ठीक है। एम.एन. राय के मन में ये विचार आया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में जब 1940 का संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम मांग कहाँ की गई, तो 1934 में रांची में स्वराज पार्टी में। अगर पूछा जाए किसने की, तो एम.एन. राय के अंतर्गत ये पहला विचार आया, ठीक है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर कहाँ किया गया, तो ये आपका पटना में किया गया था, कब? 1934 में ही, और आधिकारिक रूप से, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर का 1934 ही है, लेकिन अलग अलग प्रश्न पूछा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी पुष्टि जो आपकी कांग्रेस ने मांग की थी, इसकी पुष्टि 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा, अगर अंग्रेजों की बात किया जाए तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन दोस्तों आया था, उसके अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। और कैबिनेट जो मिशन आया था 1946 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो कुल मिला के आपको कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचन हुई थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो जो प्रतिनिधित्व था वो किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, और आगे लिखा है कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो प्रति 10 लाख पे एक व्यक्ति, ठीक है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 379 थी, 389 थी, 89 थी, 190, ठीक है। इनमें से 296 सीट जो है ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीट जो है वो आपकी देसी रियासतों की थी, ठीक है। और ब्रिटिश भारत को आवंटित जो 296 सीट थी, इनमें 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से, और जो 4 था, 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया, ठीक है। इस प्रकार से संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुए, ठीक है। और 296 सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिली थी? वो मिली 208, और मुस्लिम को मिली थी 73। इस प्रकार से, और छोटे और स्वर्ण देशों को 15 सीटें, ठीक है। तो महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें जो हैं इसमें मिली थी, ठीक है। टोटल आपका 289 सीटें थी, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा के मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। जो संविधान सभा जो बनी थी दोस्तों, ये उसमें जो है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, और प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। जो प्रांत की जो विधानसभा थी, उनके सदस्यों के द्वारा जो दोस्तों ने निर्वाचन किया था, तो उसको प्रकार से निर्वाचक मंडल का रूप दिया गया था, ठीक है। और यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर पूछ लेगा कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो आप इसको रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो यह निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। 1935, देखिए 1935 जो आपका है, इस अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो इसका मतलब जो आपके जो मत देने का अधिकार था, वो जो कर देगा, जिसकी शिक्षा एक स्तर पर होगी, संपत्ति इतनी होगी, वही लोग जो है वोट देने के अधिकारी थे, ठीक है। तो 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, ठीक है। तो आपकी जब कब पहली बैठक हुई? आपकी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। सभा की पहली बैठक हुई, और कुल जो है 207 सदस्य थे, ठीक है। और प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी, वो किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी नहीं दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई है, तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ठीक है। तो पहली अध्यक्षता आपकी किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, और स्थायी अगर पूछा जाए तो आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अपना संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया दोस्तों, और
13 दिसंबर के बाद प्रस्तुत किया, और यही जो है उद्देश्य प्रस्ताव का 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। देखिए देखिए प्रस्ताव उद्देश्य पेश किया गया कब, आपका 12 दिसंबर को 13 दिसंबर को, ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, और पास कब किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन जो योजना दोस्तों थी, जो 3 जून 1947 की थी, इसके तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा का गठन किया गया, और मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई, 299 रह गई, ठीक है। इस प्रकार से जिससे भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ वो 2 साल 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये प्रश्न आता है। आगे देखिए, आगे ये है कि इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, इसका मतलब कुल 165 जो है दिन की अवधि हुई थी, ठीक है, जिसमें जिसमें जो है 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा क्या किया गया, अंगीकृत, जिसे बोलते हैं एडप्ट किया गया, ठीक है। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जो है 24 जनवरी 1950 को बैठी, और उस पर जो है सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। कहीं कहीं 11 अधिवेशन होगा, अगर 11 उत्तर आता है तो 11 मानेंगे, और 12 आता है 12, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो बेनेगर BN राव थे, इनको संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया, और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित कब किया गया, तो आपका 26 नवंबर, ठीक है। 26 जनवरी दोस्तों नहीं, 26 नवंबर, ठीक है, डेट ध्यान दीजिएगा। और संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या अगर पूछा जाए तो आपके 15 थे, और नाम देख लीजिए आप, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, श्वेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलाधुन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किनी और अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। इस प्रकार से टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों, 15 थी, ठीक है। जो ग्रेनविल आस्टिन थे, ये आपके राजनीति वो थे, अंग्रेज थे। इन्होंने संविधान सभा को कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ठीक है। कुल मिलाकर कांग्रेस का इतना वर्चस्व था दोस्तों। तो इस प्रकार से ये युक्ति की गई किसके द्वारा, आस्टिन के द्वारा, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था, और इससे मुस्लिम लीग के साथ शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों ने कैबिनेट में शामिल किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य पॉइंट थे। अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम इन चीज़ों को बार बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो देखिए यहाँ 3 ऑप्शन हैं, और तीनों में आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी ने, ठीक है, 1934 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया, तो ये आपके MN रॉय थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यही चीज़ है जो आपने पढ़ लिया, अब यहाँ आपका रिविजन हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वारा, तो आपको पता हो क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, आपको ये बड़ा आसान लग रहा होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात है, तो आपका 10 लाख, ठीक है। 10 लाख पर जो है एक सदस्य, ठीक है। आगे बढ़िए। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, देखिए नया क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए आपके कैबिनेट मिशन में जो है, जो 1946 में भारत पहुंचा, इस मिशन के सदस्य कौन थे, आपके स्टेफर्ड जो किप्स थे वो आपके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस और आपके AB अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इस प्रकार 3 लोग थे। तो आप कौन थे, पैथिक लॉरेंस आपके, ठीक है, क्रिप्स आपके अध्यक्ष थे, और आपके ये कौन थे, AB अलेक्जेंडर, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान का जो सभा गठन किया गया था दोस्तों, ये आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, 1946 में अंतरिम जो सरकार थी, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन बने गए थे, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 24 अगस्त सन 46 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसके कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो ये आपके जो एस राधाकृष्ण थे दोस्तों, ये आपके नहीं थे। राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये आपके जो है इसके सदस्य थे, ठीक है। कौन नहीं था आपका, एस राधाकृष्ण, ठीक है। आगे देखिए, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्या ये बात सही है।
और कारण क्या है, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बन जाता। तो दोस्तों ये आपका कथन सही है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की संख्या समान होनी थी, लेकिन ये उनका कारण कि व्यवस्था की भारत का बंटवारा बच जाए, ये अंग्रेज लोग कभी नहीं चाहते थे। अंग्रेज लोग चाहते थे कि भाई इनमें जो है फूट रहे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर अधिकार पर आधारित थी, बिल्कुल गलत। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण थी, बिल्कुल गलत। यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है, नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रमाण, बिल्कुल नहीं। बहुदलीय संस्था नहीं थी, बिल्कुल थी, गलत है ये। ठीक है, यह कई समितियों से, बिल्कुल सही। तो वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। आगे देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो ये आपका लिखा है प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ठीक है, प्रांतीय सभाओं को जो है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब हुए थे? वो आपके 13 दिसंबर को। ठीक है, 11 जब 9 दिसंबर को हुआ था तो आपके अस्थायी अध्यक्ष सज्जन सिन्हा थे, और जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को तो राजेंद्र प्रसाद को जो है आपका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो आप देखिए, यहाँ पढ़िए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत पूछा गया है? तो उसमें बात सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था, बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, देखिए बिल्कुल गलत। ठीक है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपकी जो है सज्जन सिन्हा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, अब आप रिवाइज हो रही हैं, तो आपको याद हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, आपको किताब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। आप अगर इसको पूरा कर लेते हैं दोस्तों, और मैं आपको पूरा कराऊंगा, ये पूरी सीरीज कराऊंगा। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए, और आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, भारतीय भारत के संविधान का प्रारूप तय करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके डॉक्टर सज्जन सिन्हा थे, जो कि आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या करने थे? प्रांतीय विधानमंडल निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत की संविधान निर्वाचित सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्वाचित सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति आप कौन से दोस्तों? ये आपके फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, तो आप देखिए इस बार इसको पढ़ लीजिए। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, और जिन्हें जो है 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी जो अध्यक्ष थे संसद द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है, और एस सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। देखिए देखिए, यहाँ दोस्तों दो चीज़ें हैं, ये बात कर रहा है अस्थायी की। ठीक है, तो आपके पहले पूछ रहा है तो आपके फ्रैंक एंथोनी, और अगर स्थायी पूछ रहा है तो स्थायी में आपको कौन होंगे? आपके एच एस मुखर्जी। ठीक है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो आपका 9 दिसंबर को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था कब? ये आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था उसी के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपकी 9 दिसंबर को। देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? तो आपका जवाहरलाल नेहरू की तरह। संविधान सभा गठन कब हुआ? आपका ये आपको पता होगा, 9 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये आपका ये। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा से स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर अच्छा था, बिल्कुल सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, संविधान को भारत के लोगों ने आज किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये बात नहीं है दोस्तों, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से है, तो आपका 1, 2, 3 है। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 और 22 को मिलाना है, तो आप देखिए, आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ थोड़ा देखना पड़ा चीज़ें, आप क्या कर सकते हैं इसमें। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष पूछा दोस्तों, तो आपके कौन थे? आपके एच एस मुखर्जी थे। आगे देखिए, यहाँ लिखा होगा, देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपके एच एस मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी आपके के मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कृष्णामाचारी ने किया था। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर पूछा है संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष, तो आपके फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, और अगर पूछा है स्थायी, तो आपके एच एस मुखर्जी, यही चीज़ है। ठीक है,
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आपके एच.एस. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? मैंने कहा दोस्तों, अगर आपको 11 मिलता है तो 11, यहाँ 11 नहीं तो इसका उत्तर 12 होगा। ठीक है, तो 12 होगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे आपके? तो आपके कौन थे? बी.एन. राव, बेनेगल, नरसिंह राव। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही सब आप पढ़ चुके हैं, अब बार रिपीट हो रहा है, आपको याद रहा होगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपका बी.एन. राव के द्वारा। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो स्वीकृत आपका 26 नवंबर, एडप्ट। ठीक है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ये भी आपका जो है 1949। ठीक है, 1950 नहीं माना दोस्तों, 1949। ठीक है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, आपका 9, 11 और 13, तो आपका जो है 13 था। ठीक है, यहाँ उत्तर नहीं है। ठीक है, इसमें उत्तर नहीं है आपका। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, हमने अधिनियमित आत्मार्पित किया, ठीक है, एडप्ट किया, लेकिन लागू अगर पूछा दोस्तों तो आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, यही सब दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो आपका पूर्ण रूप से पूछा, देखिए पूर्ण रूप से। ठीक है, आपका तो आपका है 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, लाहौर में, आपको ध्यान होगा, रावी नदी किनारे। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को आपका जो है क्या मनाया जाता है? आपका संविधान दिवस। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो ये जो है संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा? वही चीज़ है, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियम आपका पता होगा, आपका 26 नवंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको साथ देखिए अच्छे से। देखिए, 1946 में संपन्न संवैधानिक प्रारंभ जो चुनाव हुआ था, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है, चूंकि इसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो बंगाल के प्रांत के पूर्वी भाग से जो है निर्वाचित हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 19 भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश। ठीक है, तब डॉक्टर अम्बेडकर जो है आपकी भारतीय गणराज्य जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, वहाँ के पूना संसदीय क्षेत्र से उनका जो है दोबारा उपचुनाव किया गया। तो अगर उत्तर पूछा जाए तो आपका क्या होगा? आपका ये होगा बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए, यहाँ क्या है कि विकल्प में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। ठीक है, तो इसका मतलब बम्बई इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई? तो इनकी जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहाँ, और 6 दिसंबर 1956 को जो है ये कहाँ पे? दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आगे देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ये बात बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का ओपन किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ सही है। आगे देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसको देखना है आपको। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। इसमें इसके एक ग्रही संविधान कहा गया है, बात सही है दोस्तों, ग्रही संविधान है, लेकिन इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो आप जो है समझिए स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तो ये कहा गया था आपके डॉक्टर राम प्रसाद, जो कि उसमें अध्यक्ष थे उसके, उन्होंने ये बात कही थी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? यह आपका जेनिक्स का है। ठीक है, कुल मिला के लोग बंटवारा करते थे, तो इस प्रकार से ये जेनिक्स का उत्तर है। ठीक है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए इसे करने की बात किसने की थी? ये आपकी मौलाना जो आज़ाद थे उसमें उन्होंने कहा था। ठीक है, कि 15 वर्ष तक आप इसको स्ट्रिक्ट मतलब रोकिए। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत की, ये आपका किसने कहा था? आपका जो ऑस्टिन थे उन्होंने कहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो आपको महात्मा गांधी थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा कुल कितनी महिलाएं थी? आपको पता होगा 15। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इतना हम लोग, अब इसके बाद जो संविधान की प्रमुख समितियां हैं इसको हम लोग कल करेंगे,
इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे, और आप इसको देख रहे हैं कितना अच्छी तरीके से इसमें टॉपिक बताया गया है और उत्तर बताया गया है, आपका चैप्टर वाइज कवर भी हो रहा है। दोस्तों आप लोग बने रहिए, और मैं वादा करता हूँ आप कोई भी एग्जाम जीएस जिसमें पूछा जाएगा उसके लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं। आप वही किताब पढ़ते रहिए, और जैसे मैंने बताया आपको, आपका आर में सेक्शन पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।